एक लंबी दौड़ जहाँ ख़त्म होती है, वहीं से उड़ान शुरू होती है। हवाई जहाज़ हमें यही सिखाती है। जय हिंद दोस्तों, एथिकल बंदा में आपका स्वागत है। आज से हम फिर से अपना एथिक्स का सफ़र शुरू करने जा रहे हैं 2023 के इस क्वेश्चन के साथ। यहाँ पे मैंने अपने जो नोट्स मैंने जो बनाई है, उसी की पीडीएफ बना के डाल दी है यहाँ पे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं यहाँ पे एडिशनल चीज़ें लिखूँ, फिर आपको उसको एक्सप्लेन करूँ। मैं यही चाहता हूँ कि जैसा एक स्टूडेंट अपनी नोट्स बनाता है और जैसी आपको बनानी चाहिए, उसी तरह से मैं आपको पढ़ाऊँ भी। तो ये क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट मॉरल इंट्यूशन फ्रॉम मॉरल रीजनिंग विद सूटेबल एग्जाम्पल्स। 2023 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, 10 मार्क का है। तो यहाँ पे हमारे लिए सब पार्ट्स क्या क्या हो गए हैं। जैसा मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है कि हमें क्वेश्चन को सब पार्ट्स में तोड़ देना चाहिए, फिर उसके अकॉर्डिंग हमें उसका आंसर देना चाहिए, डिवाइडेड इन टू थ्री पॉइंट्स। यहाँ पे एक सब पार्ट है मॉरल इंट्यूशन, एक सब पार्ट है मॉरल रीजनिंग, और अगला और सबसे इम्पोर्टेंट जो है, उनका डिफरेंस बताना हमें विथ एग्जाम्पल्स। और इस क्वेश्चन का कीवर्ड क्या है? मॉरल्स, या फिर मॉरल से रिलेटेड ये दोनों चीज़ें, इंट्यूशन और रीजनिंग। तो हमें डेफिनेशन में डेफिनेटली मॉरल और ये दोनों चीज़ें इंक्लूड करनी पड़ेंगी इंट्रोडक्शन में अपने। अब शुरू करते हैं हम इंट्रोडक्शन से। यहाँ पे देखो, ये कोट है, ये मेरा पर्सनल कोट है, तो मैंने ये लिखा था वैल्यूज़ के लिए, बट यहाँ पे हम मॉरल रीजनिंग के साथ इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं एज एंड व्हेन नीडेड, क्योंकि मॉरल रीजनिंग इज़ ऑलमोस्ट सेम एज द वैल्यूज़। मैं आपको आगे बताऊंगा कि मॉरल इंट्यूशन और मॉरल रीजनिंग होता क्या है एक्चुअल में, बट अभी के लिए आप मान लो कि मॉरल रीजनिंग काइंड ऑफ अ वैल्यूज़ होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा था वैल्यूज़ और मॉरल रीजनिंग, आपको सिर्फ मॉरल रीजनिंग ही लिखना है। मॉरल रीजनिंग आर द गाइडिंग मैप फॉर अ पर्सन, सो वन हैज़ टू होल्ड द राइट मैप टू रीच द राइट डेस्टिनेशन। उम्मीद करता हूँ इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि एक आपके पास मैप होता है, गाइडिंग मैप होता है जो मॉरल रीजनिंग होता है, और ये आपको राइट डेस्टिनेशन पहुंचाने में मदद करता है। तो मोस्ट प्रोबेबली क्या आपको मतलब 100% राइट मैप ही होल्ड करना पड़ेगा ताकि आप राइट डेस्टिनेशन में पहुंच सको। अगर आप 90% भी सही मैप को होल्ड करोगे, तो आप हो सकता है कि अपने डेस्टिनेशन से किसी और दिशा में पहुंच जाओ। तो इसीलिए इम्पोर्टेंस इसकी ये है, तो होती है मैप की अपने एक किसी भी एक सफ़र में, कि वो हमें एक राइट डेस्टिनेशन तक पहुंचा सके। सेम अपने जो लाइफ का सफ़र होता है, उसमें अपनी वैल्यूज़ और मॉरल रीजनिंग जो होती हैं, वो एक गाइडिंग मैप की तरह काम करती है। यही एक कोट दर्शा रहा है। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है कि वैल्यूज़ के लिए मैंने कोट लिखा था, बट ये आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो। मतलब ऐसे बहुत सारे कोट्स होंगे जो मैंने पहले भी बताया है कि आप एक पर्टिकुलर आंसर में नहीं, बल्कि जैसे भी जो भी क्वेश्चन की डिमांड हो उसके हिसाब से उसको मोल्ड करके आप आराम से यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे ये आंसर कंटिन्यू करते हैं। ये जो मैंने ऐसा एडिशनल चीज़ें लिखी हो, मैं आपको बता दूंगा कि ये सारी एडिशनल चीज़ें हैं। ये आपको आंसर में नहीं लिखनी है। आपको आंसर में जो लिखनी है वो, एक तो ये इंट्रोडक्शन हो गया, उसके बाद फिर एक एडिशनल कनेक्टिंग पार्ट आपको लिखना है। हियर व्हाट इज़ द राइट मैप इज बीइंग गाइडेड बाय द मॉरल इंट्यूशन, एंड देन दिस मैप एक्ट्स एज अ मॉरल रीजनिंग। मतलब कि जैसा मैंने ये सेकंड पार्ट तो आपको एक्सप्लेन कर दिया अभी, कि मैप जो होता है वो आपका एक मतलब जो आपके लिए एक मॉरल रीजनिंग का काम करता है, जो कि आपको एक सही दिशा दिखाता है अपनी लाइफ में। और जो राइट मैप होता है, सपोज आपके सामने 3-4 मैप्स पड़े हुए हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि राइट मैप कौन सा है? तो आपकी कुछ इंट्रिंसिक मॉरल फीलिंग्स होती हैं, कुछ गट फीलिंग्स होती हैं आपकी, उसी को हम मॉरल इंट्यूशन बोलते हैं। और उस मॉरल इंट्यूशन की वजह से आप इस राइट मैप को सिलेक्ट करोगे, एंड देन राइट मैप को सिलेक्ट करोगे तो फिर वो आपको लॉजिकल रीजनिंग देगा, आपकी मॉरल रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग करेगा वो मैप, एंड देन आपकी लाइफ को दिशा देगा। तो यही इस कोड को हमने एक्सप्लेन भी कर दिया, और इसमें हमने मॉरल इंट्यूशन और मॉरल रीजनिंग दोनों ही पार्ट को हमने इंक्लूड भी कर दिया हमारे इंट्रोडक्शन और जो कनेक्टिंग पार्ट है वहाँ पे। अब हम इसकी बॉडी की तरफ बढ़ेंगे, बट उसके पहले मैं आपको बता दूं कि इस आंसर के ज़रिए हम दो थियरी पार्ट समझेंगे। हालांकि इसका उल्टा है कि इस आंसर के लिए हमें दो थियरी पार्ट चाहिए होते हैं, बट वही जैसा मैंने बताया था कि हम क्वेश्चन आंसर्स के ज़रिए अपना सिलेबस कंप्लीट करते हुए जाएंगे। तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें जो सीखनी है वो है मॉरल्स क्या होते हैं और वैल्यूज़ क्या होती हैं। बेसिकली इनके डेफिनेशन हमें जानने हैं। तो इनके डेफिनेशन देख लीजिए आप क्या होते हैं। Morals, principles of right and wrong held by an individual which guides her decision making.
अब यहाँ पे मुझे आपको दो चीज़ें बतानी है। पहली चीज़, आप मॉरल और वैल्यूज़ को याद कैसे करोगे? मतलब एग्ज़ाम में तो, एग्ज़ाम प्रेशर में तो हमें दोनों ही चीज़ें सेम सेम दिखेंगी कि कौन सा क्या था, क्या कौन सा हमें याद ही नहीं आएगा। तो यहाँ पे मॉरल, एम, मन, मन में जो होता है आपके इंट्रिंसिक जो होता है आपको, तो एम से मॉरल, एम से मन, आप इस तरह से याद कर सकते हो। अब इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है। प्रिंसिपल्स, जो आपके रूल्स होते हैं, जो आपके मॉरल्स होते हैं, अंदर के जो आपके इंट्रिंसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, वो आपको जो राइट और रॉन्ग दोनों ही आपको पता होते हैं कि क्या होता है। हेल्ड बाय एन इंडिविजुअल विच गाइड्स और डिसीजन मेकिंग। तो आप अपना डिसीजन जो लोगे, वो आपको जो अंदर से एक फीलिंग आएगी कि ये मेरे लिए राइट है, या ये ओवरऑल एथिकली राइट है, या फिर ये एथिकली रॉन्ग है, उस हिसाब से आप अपना डिसीजन लोगे। तो ये आपके इंट्रिंसिक वैल्यूज़, इंट्रिंसिक मॉरल्स से ये आपके बाहर आती हैं चीज़ें, और डिसीजन मेकिंग करने में आपको हेल्प करती हैं। तो ये हो गए आपके मॉरल्स। और यहाँ पे अब मैंने हर यूज़ किया है, हर। तो ये मैं चाहता हूँ कि आप अपने एग्ज़ाम में भी ज़्यादा से ज़्यादा हर, शी, इस तरह के चीज़ें यूज़ करो। क्यों? इससे दो चीज़ें होंगी। एक तो ये आपके आपके अपने आप में ही एक, मतलब जो एथिकल सही चीज़ होती है इक्वालिटी की, जेंडर इक्वालिटी की, वो आप में डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। कि आप बार-बार ऐसे लिखोगे तो आप में अपने आप ही वो फीलिंग, वो इक्वालिटी आप में डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। और दूसरी चीज़, अगर एग्ज़ामिनर भी देख रहा है, तो यहाँ तो वो उसे ये लगेगा कि आप कोई फीमेल कैंडिडेट हो, तो उस वजह से हो सकता है कि एक, आई डोंट नो ये मतलब कितना सच है, बट हो सकता है कि आपको आधा मार्क या 0.25 मार्क्स ज़्यादा मिल जाएँ। आई डोंट नो इसमें कितनी सच्चाई है, बस एक मैं आपको बता रहा हूँ। और दूसरी चीज़ कि अगर एग्ज़ामिनर को ये लग भी जाए कि आप एक मेल कैंडिडेट हो, फिर भी अगर आप हर लिख रहे हो, तो उसको आप एथिकली बहुत ही साउंड पर्सन लगोगे, और उस हिसाब से भी वो आपको आधा मार्क शायद से एक्स्ट्रा दे दे। तो बस हमें एक प्रोबेबिलिटी है ये, तो इस प्रोबेबिलिटी को एक्सप्लोर करने के लिए हमें बस एक छोटा सा चेंज ही तो करना है अपने आंसर राइटिंग में, अपने नोट्स में। तो आप ये कर लीजिए। अब बात आती है वैल्यूज़ की। वैल्यूज़ का मतलब क्या होता है? मॉरल क्राइटेरिया, जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो एक क्राइटेरिया होता है मॉरली जो राइट है, ऐसे एक क्राइटेरिया सेट होते हैं ऑलरेडी, ऑन विच डिज़ायरेबिलिटी ऑफ एन एक्शन कैन बी मेजर्ड। मतलब कि एक क्राइटेरिया आपके सामने है, स्टैंडर्ड्स दुनिया ने आपके सामने स्टैंडर्ड्स रख दिए हैं कि हाँ, ये स्टैंडर्ड्स होते हैं, ये मॉरली राइट चीज़ें होती हैं। तो वो आपके सामने चीज़ें जो हैं, वहाँ से आप एक एक एक्शन लोगे अपना, बट वो एक्शन लेने से पहले आप देख लोगे कि क्या ये मेरे स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहा है, क्या ये मेरे क्राइटेरिया को मीट कर रहा है जो मॉरली राइट हो। तो उसी को हम वैल्यूज़ बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऑनेस्टी हो गई है। ऑनेस्टी, अब आप जज के सामने बैठे हो या फिर खड़े हो, तो आपको ऑनेस्टी, आपके पास चॉइस नहीं है, वो आपके मन की फीलिंग नहीं है, वो आपको बाहर से उन्होंने बताया हुआ है कि यहाँ पे कोर्ट में अगर आप झूठ बोलोगे तो आपको एक फ़ाइन लग सकता है, जो भी चीज़ें, जो भी पनिशमेंट है वो आपको मिल सकता है। तो वो आपके लिए एक क्राइटेरिया सेट कर दिया गया है दुनिया ने। उस हिसाब से फिर आपको ऑनेस्टी चूज़ करनी ही पड़ेगी, ऑनेस्टी आपकी वैल्यू आपको बतानी ही पड़ेगी यहाँ पे। तो ये हो गई वैल्यूज़। और इसको हम याद कैसे करेंगे डिफरेंशिएट? जैसा मैंने बताया कि दुनिया ने आपके सामने एक क्राइटेरिया पेश कर दिया है, तो वैल्यूज़ दुनिया ने की है। मॉरल, एम, एम फॉर एम, मन, एम फॉर मॉरल्स। तो आपके मन में जो चीज़ें हैं वो आपके मॉरल्स होते हैं। मैं आपको बॉडी एक्सप्लेन करूँ उसके पहले दो चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। पहली चीज़ ये कि जो मॉरल्स और वैल्यूज़ जो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं, वो बस आपके एक्सप्लेनेशन के लिए हैं। इस क्वेश्चन में, इस आंसर में आपको ये यूज़ नहीं करना है। अगर कोई क्वेश्चन स्पेसिफिकली पूछ रहा है कि व्हाट आर द मॉरल्स, व्हाट आर द वैल्यूज़, तो वहाँ पे आप इसका यूज़ करोगे, बट इस आंसर में इसका यूज़ नहीं होगा। बस इस आंसर के ज़रिए मैं आपको ये थियरी एक्सप्लेन करना चाह रहा था। और दूसरी चीज़ ये कि क्वेश्चन को अप्रोच किस तरह से करना है। जैसा मैंने आपको पहले अपने प्रीवियस लेक्चर्स में ही बताया है कि क्वेश्चन को अप्रोच किस तरह से करना है। मान लो कि आप एक आईएएस ऑफिसर हो और सरकार ने आपके सामने ये दो चीज़ें रखी हैं कि मॉरल इंट्यूशन और मॉरल रीजनिंग क्या होता है, ये मुझे पता होगा आप। तो उन्होंने एक और चीज़ ऐड की यहाँ पे कि उन्होंने बोला क्लासिक एग्जांपल है एथिक्स वर्सेस लॉज का। जैसे कि म्यूनसिपाल्टी कोई स्ट्रीट वेंडर की जो गाड़ी है वो उठा लेती है, तो यहाँ पे एथिक्स वर्सेस लॉज की एक डायलेमा सामने आती है हमारे। तो वही चीज़ होती है मॉरल इंट्यूशन और मॉरल रीजनिंग का डिफरेंस। तो क्लासिक एग्जांपल एक हमको गवर्नमेंट ने दे दिया है। अब हमें क्या सोचना है, इस एग्जांपल के इर्द गिर्द सोचना है कि इस एग्जांपल से और कितनी चीज़ें और कितने एग्जांपल्स हम सोच सकते हैं।
तो इसी तरह से आप एग्ज़ाम में भी ये डेवलप कर पाओगे कि अगर आपको अप्रोच पता है कि अप्रोच, मान लो कि गवर्नमेंट ने ये चीज़ दी है, हमें टास्क दिया है और इसका एग्जाम्पल उन्होंने क्या दिया होगा। अगर हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये टास्क दिया हुआ है, तो इसका एग्जाम्पल, क्लासिक जो एग्जाम्पल है वो क्या दिया होगा उन्होंने। तो यहाँ पे हम क्लासिक एग्जाम्पल तो इजीली हम आइडेंटिफाई कर देंगे कि लॉ वर्सेस एथिक्स वाला जो म्यूनसिपालिटी की गाड़ी वाला है, या फिर किसी बूढ़ी औरत का पास आधार कार्ड नहीं है तो उसको राशन कैसे हम प्रोवाइड करवाएं, ये वाली चीज़ें। तो ये क्लासिक एग्जाम्पल्स तो हमें याद आ ही जाएंगे कुछ भी करके, ये बेसिक चीज़ें हैं। तो यही चीज़ होती है कि एग्ज़ाम में आपको, एग्ज़ाम प्रेशर में हर चीज़ नहीं याद आती है, कुछ स्पेसिफिक चीज़ें याद आती हैं। तो ये आपको कुछ स्पेसिफिक चीज़ें जो होती हैं ये आपको याद करके जानी है। तो आप इस एग्जाम्पल के इर्द गिर्द हम सोचेंगे कि बाकी एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं और उसी बेस पे हम आंसर लिखेंगे। अब ये तो बात हो गई कंटेंट क्या लिखना है। अब आप ये सोचोगे कि स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे हम। तो स्ट्रक्चर के लिए टेम्पलेट्स होते हैं। तो मैं इस कोर्स में, इस सीरीज़ में आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स बताऊंगा कि कैसे आप कौन से क्वेश्चन में कौन सा टेम्पलेट यूज़ कर सकते हो। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम यूज़ करेंगे जीएस बेस्ड टेम्पलेट। जीएस बेस्ड टेम्पलेट में क्या होता है कि हम जीएस के सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर एग्जाम्पल सोचते हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी हो गया, सोशल जस्टिस हो गया, या फिर एथिक्स के अपने आप के ही कुछ कीवर्ड्स हो गए हैं, वो चीज़ है। एथिक्स के कीवर्ड्स तो आपको यूज़ करने ही करने हर आंसर में, हो तो मैंने आपको बता ही रखा है। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर, किस तरह से हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। देखो दोस्तों, क्या होता है ना कि आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हुई होती हैं, बस अपने आप पे ट्रस्ट करना होता है कि हाँ ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ी हुई हैं और ये जो मेन मेजर एग्जांपल्स है, ये सारे एग्जांपल्स तो मुझे याद है ही हैं। और हो सकता है आपके कुछ पर्सनल एग्जांपल्स भी हों, और हो सकता है कि आपने न्यूज़पेपर में से भी कुछ एग्जांपल्स पढ़ लिए हों और उसको लिख लिए हों। तो इस तरह से आपका बहुत बहुत बड़ा एक डेटाबेस बन जाता है एग्जांपल्स का, जो आपको एज सच याद नहीं करना है, वो अपने आप याद हो जाएंगी चीज़ें। क्योंकि टॉपर्स या रैंकर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो बस मतलब बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं। ये नहीं कि हर चीज़ को डीप में जाके हर चीज़ के बारे में उनको हर चीज़ पता है, नहीं, ये चीज़ नहीं होती है। उनको बहुत सारी चीज़ों के बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें कुछ पता है, मेजर चीज़ें पता है। फर्स्ट लेयर या ज़्यादा से ज़्यादा सेकेंड लेयर उनको पता होती है। तो यही लेयर्स को आप अपने कंटेंट के लिए यूज़ करोगे। और दूसरी चीज़, जो स्ट्रक्चर की बात बताई है मैंने, तो टेम्पलेट की तरह पे आप यूज़ करोगे, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको सोचने का टाइम नहीं होगा, ना ही कंटेंट सोचने का, ना ही स्ट्रक्चर सोचने का। तो कंटेंट मैंने आपको बता दिया है, बहुत सारा डेटाबेस आपका तैयार होगा जो आपने खुद से बनाया हुआ है, एज सच आपको याद नहीं करना पड़ेगा वो। और स्ट्रक्चर कैसे है वो तो मैं आपको इस सीरीज़ में बता ही रहा हूँ। तो आप बेसिकली आप ये सोचो कि इस सीरीज़ से आपको लेना क्या है। इस सीरीज़ से आपको कंटेंट तो लेना ही लेना है, वो मैं आपको थियरी पार्ट बता रहा हूँ। हो सकता है वो आपको कहीं और किसी बुक से, किसी और सर से, किसी और टीचर से आपको वो चीज़ बहुत आसानी से समझ में आ जाए, बट यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि आंसर किस तरह से लिखोगे आप। अब यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं जीएस का, जीएस बेस्ड टेम्पलेट जो होता है वो डिफरेंस बताने के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट, इफ़ यू आर फॉलोइंग मॉरल इंट्यूशन, तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ मॉरल इंट्यूशन के बारे में। तो इसी तरह से मैं सेकंड पॉइंट में बात करूँगा मॉरल रीजनिंग के बारे में, जैसे कि यहाँ पे, हाँ, तो अब मॉरल इंट्यूशन के बारे में हम लिख रहे हैं कि इफ़ यू आर फॉलोइंग मॉरल इंट्यूशन देन वी विल टेक एक्शन विच इज़ मॉरल इन नेचर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द जनरल बिलीफ। जनरल बिलीफ जो दुनिया ने स्टैंडर्ड सेट किए हैं वो नहीं, वो हो गया आपका मॉरल रीजनिंग। यहाँ पे मैं अपने मन की सुनूंगा और मीन्स टू डू इट। तो अब यहाँ पे मुझे एक एथिकल जो कीवर्ड है वो भी डालना था। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि दिस इज़ एन एस्पेक्ट ऑफ टेलियोलॉजिकल एथिक्स। इसका एग्जाम्पल क्या दूंगा मैं, गांधी जी कॉलिंग ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आफ्टर चौरी चौरा इंसिडेंट। ये हो गया मेरा हिस्ट्री से एक पार्ट, ये चीज़ हो गई मेरी। अब यहाँ पे इस एग्जाम्पल को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि आप सब जानते हो कि गांधी जी की एक इंट्रिंसिक वैल्यू है नॉन वायलेंस की। तो अब वो यहाँ पे मॉरल रीजनिंग यूज़ करते अगर, ये वाली रीजनिंग यूज़ करते अगर, तो कुछ कैलकुलेट करते चीज़ें कि हाँ ये चीज़ होगी यहाँ पे, अगर मैं नॉन कॉपरेशन को कॉल ऑफ कर दूंगा तो हो सकता है अंग्रेज़ हम पे हावी हो जाएं, या फिर मैं इसको कंटिन्यू करने देता हूँ तो क्या होगा कि वायलेंस से हम एक मास मूवमेंट क्रिएट कर पाएंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके फिर कुछ डिसीजन लेते हैं, तो उसे हम मॉरल रीजनिंग में डाल देते हैं। बट उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे बस अपने इंट्यूशन को फॉलो किया और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लिया। क्यों? क्योंकि उनके लिए एक मॉरल जो वैल्यूज़ थी, मॉरल वैल्यू थी उनकी, मॉरल्स थे उनके जो नॉन वायलेंस के, वो उनके लिए सबसे ज़्यादा बड़े थे। तो ये एग्जांपल हमने यूज़ कर लिया, हिस्ट्री पार्ट हमने यूज़ कर लिया।
अब मान लो आपको ये एग्जांपल नहीं याद आया, कुछ भी नहीं याद आ रहा है, आपको दो चीज़ें हैं। कंटेंट का मैंने कैसे कहा था आपको, याद करोगे कंटेंट को? जो क्वेश्चन का अप्रोच हमने किया था उसमें हमें पता था क्लासिक एग्जांपल क्या है, लॉ वर्सेस एथिक्स वाला। ठीक है, लॉ वर्सेस एथिक्स में आप खुद सोचो ना कि लीगल क्या चीज़ हो सकती है और एथिकल क्या चीज़ हो सकती है। तो आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। अब स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे आप, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सारे चीज़ों में आप घुस के सोचोगे कि हिस्ट्री में मैंने कुछ पढ़ा है क्या ऐसा, लीगल वर्सेस एथिक्स का जहाँ पे क्वेश्चन उठाओ, ऐसा ऐसा आप सोचना शुरू करोगे। एग्ज़ाम में आपको हार्डली 10 सेकंड 20 सेकंड लगेंगे ये सोचने में, क्योंकि आपने तब तक बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली होंगी, प्रीलिम्स आपका क्लियर हो चुका होगा, तो आपने मेंस को बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों शोरों से किया होगा, तो आपको बहुत सारी चीज़ें याद आ जाएंगी। तो आपने अगर बहुत बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं भी की हो जब प्रीलिम्स के पहले, और बट प्रीलिम्स के बाद आपने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल में, बहुत ही मतलब एकदम डिटेल में नहीं कहूँगा, बट बहुत ही ब्रॉड आपने पढ़ाई कर ली हो, तो आपको ये सारी चीज़ें याद आ जाएंगी और आप तब भी एज ले पाओगे। क्योंकि लोगों को, जो बाकी जो लोग हैं उनको याद करनी पड़ेंगी चीज़ें, बट जो रैंक लाने वाले हैं या जो एग्ज़ाम क्लियर करने वाले मेंस, उनको चीज़ें याद नहीं करनी पड़ेंगी, उन्होंने जो किया है वहीं से उनको रिकलेक्ट करना पड़ेगा बस। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया, यहाँ पे लिख दिया मैंने। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, मॉरल रीजनिंग। मॉरल रीजनिंग ये जो मैंने लिखा हुआ है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ऑन द अदर हैंड, इफ़ यू आर फॉलोइंग मॉरल रीजनिंग देन वी विल इवेल्युएट द कंप्लीट सिचुएशन एंड द चॉइसेस अवेलेबल एंड देन टेक एक्शन। तो यहाँ पे मतलब क्लियरली आपको समझ में आ ही रहा है कि कोई भी चॉइस हमारे सामने अवेलेबल है उसको हम इवेल्युएट करेंगे बेस्ड ऑन सम मॉरल्स, सम स्टैंडर्ड्स, ये सारी चीज़ें हम इवेल्युएट करेंगे, तभी हम उसका कोई एक डिसीजन ले पाएंगे। तो इसी को कहते हैं मॉरल रीजनिंग। मेन होता है इसका एग्जाम्पल। तो ये एग्जाम्पल जो हम इकोनॉमिक स्फीयर से उठाएंगे, बिफोर ऑक्शनिंग अ बैंकरप्ट कंपनी डिटेल स्टडी इज डन बाय द अथॉरिटी। अब आप सब जानते हो कि किसी भी कंपनी को ऑक्शन करना इज़ नॉट एथिकली राइट, बट क्या जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो होता है, या फिर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी जो अथॉरिटी होता है, वो सीधा ही ऑक्शन कर देता है क्या? नहीं, उसके पास बहुत बहुत सारे दिन, 300 दिन के आसपास होते हैं उसके पास। उसमें वो डिटेल स्टडी करता है, सारे ऑप्शंस को वो इवैल्यूएट करता है, सभी को एक्सप्लोर करता है, उसके बाद ही जाके ये फाइनल डिसीजन लेता है कि हाँ, अब कोई भी ऑप्शन हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको ऑक्शन करना ही पड़ेगा। तो ये आपका पॉइंट हो गया, मॉरल रीजनिंग का पॉइंट हो गया। यहाँ पे हमने इकोनॉमिक स्फीयर से यूज़ कर दिया। अब यहाँ पे आप चाहो तो एक और तीसरा पॉइंट ऐड कर सकते हो, जो कि जुडिशरी या फिर पॉलिटी स्फीयर से हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोर्ट में जज बैठे हुए हैं, उनके सामने कोई भी केस आता है, तो उनके पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक या तो अपने मॉरल इंट्यूशन को फॉलो करें एंड देन फैसला सुनाएं, या फिर एक मॉरल रीजनिंग, जो तो होता ही होता है कि मॉरल रीजनिंग करते हैं। वो सारे जो भी उनके सामने जो भी मुद्दे पेश किए जाते हैं लॉयर्स द्वारा, उनको पूरा प्रॉपरली इवेल्युएट करते हैं, देन अपना एक डिसीजन लेते हैं। तो वो यही चाहते हैं कि एथिकल डिसीजन हो, जो भी डिसीजन हो सही डिसीजन हो। तो इसके लिए वो हो सकता है दोनों में से कोई एक यूज़ करें या फिर दोनों ही, मॉरल रीजनिंग भी यूज़ करें, वो तो करते ही करते हैं, और हो सकता है मॉरल इंट्यूशंस भी अपने यूज़ करें। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितना टाइम बचा और कितना स्पेस बचा है पेपर पे, उस हिसाब से आप ये तीसरा एग्जाम्पल डाल सकते हो। बट ये फर्स्ट वाला पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट और ये जो थर्ड पॉइंट मैं अभी बताने वाला हूँ, ये 3 पॉइंट तो आपको लिखने ही लिखने हैं। ये जो चौथा वाला पॉइंट है, ये आपको डिपेंड करेगा कि कितना टाइम बचा है आपके पास। अब किसी भी क्वेश्चन में या ऐसे में भी हमें अगर कोई एक चीज़ उन्होंने रिलेशन बना के दी हुई है, तो हमें सिर्फ वो रिलेशन को ही एक्सप्लेन नहीं करना, उसका एक एंटीथेसिस भी पेश करना है एक पैराग्राफ में, ऐसे में। तो सेम गोज़ विद द आंसर्स। आंसर में भी अगर हमें उन्होंने एक डिफरेंस पूछा है, तो हम दोनों का एक साथ यूज़ कैसे कर सकते हैं वो भी हम बता सकते हैं, और वो हमें बताना ही चाहिए, हर 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 क्वेश्चन में बताना ही चाहिए, एंटीथेसिस एक पेश करनी ही चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, बट इन आवर डे टू डे लाइफ वी नीड बोथ फॉर अ स्मूथ फंक्शनिंग। एग्जाम्पल, आत्मानि प्रतिकूलानि परेशान ना समाचरें। ये भगवत गीता में श्लोक है। इस श्लोक का मतलब आप सब जानते हो कि हम दूसरों से ऐसा व्यवहार करें जैसा कि हम चाहते हैं वो हमारे साथ व्यवहार करें। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें आपके इस श्लोक में एनकम्पास हो चुकी हैं। मॉरल इंट्यूशन भी आ गया है यहाँ पे, और मॉरल रीजनिंग भी आ गई है। कैसे? मॉरल इंट्यूशन से हम ये पता करेंगे कि
हमें किसके साथ कैसा बिहेव करना है, मतलब हमें हर एक के साथ एक मॉरली अच्छा बिहेव करना है। ये हमारे इंट्यूशन से बाहर आएगा। और अगर ये सपोज़ नहीं भी आया तो आप मॉरल रीज़निंग तो डेफ़िनेटली करते ही करते हो कि यार मैं उसके साथ अच्छा बिहेव करूँगा तो वो भी मेरे साथ एक अच्छा बिहेव करेगा। तो ये इसी श्लोक में दोनों ही आपके पॉइंट्स आ गए हैं, मॉरल इंट्यूशन भी और मॉरल रीज़निंग भी। ये हो गया आपका तीसरा एग्जाम्पल जो एंटीथेसिस पेश कर रहा है, दोनों की साथ में क्या ज़रूरत होती है वो पेश कर रहा है, और ये अपने आप में ही एथिक्स से लिया गया है। तो जीएस टेम्पलेट हमारा कंटिन्यू ही चल रहा है यहाँ पे भी। जैसे फर्स्ट हमने हिस्ट्री यूज़ किया, फिर इकोनॉमी यूज़ किया, फिर ये ऑप्शनल है आपके पास पॉलिटी या जुडिशरी से आप यूज़ कर सकते हो, और ये चौथा पॉइंट एथिक्स से यूज़ करना है हमें। अब बात करते हैं हम डायग्राम की। जैसा कि एथिकल कीवर्ड्स हर एक आंसर में आपको लिखने ही लिखने हैं, वैसे ही डायग्राम भी आपको कोशिश करनी ही करनी है कि आपको हर आंसर में आप बनाओ ही बनाओ, चाहे जो भी हो बना ही दो। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमने जो ये टेलियोलॉजिकल एथिक्स एकमात्र एथिकल कीवर्ड यूज़ किया था, तो यहाँ डायग्राम के ज़रिए हम और दो एथिकल कीवर्ड यूज़ कर देंगे। एथिक्स के जो कीवर्ड्स हैं वो यूज़ कर देंगे, इमोशनल इंटेलिजेंस और एथिकल कॉम्पिटेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस जो होता है वो मॉरल इंट्यूशन का पार्ट होता है। जैसे कि आप सब जानते हो कि हर बंदे के पास अपनी अपनी एक अलग इंटेलिजेंस होती है, इमोशनल इंटेलिजेंस होती है, तो उसके इंट्यूशन पर डिपेंड करता है कि वो मॉरली किस तरह से डिसीजन लेगा। और रही बात एथिकल कॉम्पिटेंस की, तो वो अगर आप एक्चुअल दुनिया के लिए कुछ कर रहे हो तो आपको एथिकल कॉम्पिटेंट होना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको स्टैंडर्ड्स फॉलो करने ही पड़ेंगे। तो ये बात हो गई आपकी मॉरल रीजनिंग की। जब ये दोनों मिल जाते हैं तब हमें एक एथिकल डिसीजन मिलता है। तो यह बन गया आपका एक डायग्राम जिसमें हमने एथिक्स के कीवर्ड्स भी यूज़ कर दिए हैं। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। कंक्लूजन में जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ तो हम समराइज़ कर देंगे, यहाँ तो एक कोई भी एक कोट यूज़ कर देंगे। तो कोट हम ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में यूज़ कर चुके हैं, तो यहाँ पे हम इसको समराइज़ कर देते हैं। वी आर नथिंग बट द सम टोटल ऑफ चॉइसेस। सो यहाँ पे चॉइसेस की बात कर रहा हूँ मैं। वी मेक so to become an ethical individual we should follow our moral intuition and apply moral reasoning wherever it is needed। मतलब कि चॉइसेस से ही हम बने हुए हैं, जो भी हम बने हुए हैं, तो जो हमारी चॉइसेस हम चॉइस कर रहे हैं उसी को क्यों ना हम बेस कर लें मॉरल इंट्यूशन पे, और जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है मॉरल रीजनिंग पे भी। तो अगर ये दोनों ही चीज़ें हम यूज़ करके एक कोई चॉइस ले रहे हैं तो ऑब्वियसली वो एथिकल चॉइस ही होगी, जैसा कि हमने यहाँ पे भी बताया। एथिकल चॉइस हो गई हमारी, तो हम ऑटोमेटिकली एक एथिकल इंडिविजुअल बन जाएंगे। तो ये अपने आप में ये पूरा जो क्वेश्चन है उसको समराइज़ कर रहा है। तो अब हमने इस आंसर से क्या क्या चीज़ें सीखी। सबसे पहली चीज़ हमने देखी थी एक यूनिक कोट, जो कि आप किसी भी एग्ज़ाम में बार बार आ रहा है, किसी भी आंसर में आप यूज़ कर सकते हो। कोई भी आंसर में ये वैल्यूज़ के ऊपर पूछा हुआ है, मॉरल रीजनिंग के ऊपर पूछा हुआ है, तो वहाँ पे आप वो कोट यूज़ कर सकते हो। हमने देखी थियरी, यहाँ पे हमने मॉरल्स और वैल्यूज़ का डेफिनेशन देखा, दोनों को याद करने का तरीका देखा। हमने देखा कि स्ट्रक्चर किस तरह से हम बनाएंगे, तो यहाँ पे हमने जीएस टेम्पलेट यूज़ करके बनाया। हमने देख लिया कि डायग्राम में कैसे हमने एथिक्स के कीवर्ड यूज़ करके एक डायग्राम बना दिया। अगली चीज़ हमने देखी यूजेस ऑफ एथिक्स कीवर्ड, जैसा कि मैंने बताया अभी कि मेन बॉडी में हमारे एथिक्स के कीवर्ड कम यूज़ किए, तो हमने डायग्राम में यूज़ कर दिए वो चीज़। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने देखा कि क्वेश्चन को किस तरह से अप्रोच करना है। आपको देखना है कि सरकार ने आपके सामने एक टास्क दिया हुआ है, और उस टास्क के लिए क्लासिक एग्जाम्पल आपके अपने सिलेबस से उठाना है, जो आपको याद होगा ही होगा, और उससे मिलते जुलते हुए एग्जाम्पल्स फिर आप यूज़ कर सकते हो अपने बॉडी के लिए। तो इस तरह से हमने देख लिया ये पूरा आंसर, ये पूरा क्वेश्चन, और हमने 2-4 चीज़ें सीखी इससे। तो उम्मीद करता हूँ आपने कुछ नया सीखा होगा यहाँ से, और आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।